हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उसको मैं बता दूं कि मेरा नाम गीता रावत है और लास्ट 1 ईयर से मैं यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूं। और ये जो मेरा चैनल है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है इंडिया में जो एज अ रजिस्टर्ड नर्स यूके में आके काम करना चाहते हैं। और जो मेरा चैनल है इसमें आपको कई सारे यूके के डेली व्लॉग्स भी दिखेंगे। यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में मैं इस चैनल में दिखाती हूँ, यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताती हूँ। जहाँ जहाँ मैं घूमने जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ का एक वीडियो बनाऊँ ताकि जो लोग इंडिया में वो देखें कि यूके में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है। मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि तो मुझे अनंत धनवड़े, सलोमी रंधावा और संजय कुमार जी ने मैसेज किए थे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर मैम वीडियो बनाइए, हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर डील करेगी और सीनियर केयर वर्कर के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या ये वीज़ा होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या क्या इसकी सैलरी है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको क्या क्या काम करना होता है और कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी डिटेल में होने वाली है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ एजेंसीज ऐसी बताऊंगी जो कि यूके में आपको एज अ सीनियर केयर वर्कर आप रिक्रूट कर सकते हैं अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा होता क्या है? हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा वो वीज़ा है जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को अलाउ करता है यूके में आके रहना और काम करना विद इन एनएचएस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल सर्विसेज एनएचएस को प्रोवाइड करती है या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अडल्ट सोशल केयर में है। तो इन 3 जगहों पर आप लोग जो है मेडिकली प्रोफेशनल लोग जो है हेल्थ केयर एंड वर्कर वीज़ा पे आके काम कर सकते हैं। ये जो वीज़ा है लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने इशू किया था क्योंकि इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया था केयर वर्कर्स को और सीनियर केयर वर्कर्स को, ताकि आप जो है अप्लाई कर सके। ओवरसीज नर्सेज का यहाँ के जो एम्प्लॉयर है वो ओवरसीज से लोगों को लेके आ सके और इन जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको फुलफिल कर सके। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास 18 ईयर से अबव एज होनी चाहिए और आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड। अगर आप नर्सेज हैं और बहुत टाइम से आप अपना आईएलटीएस और ओईटी निकाल रहे हैं और आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आ रहा है तो आप एज अ सीनियर केयर वर्कर यहाँ पर आके काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है इस सीनियर केयर वर्कर के लिए वो बहुत ही मिनिमम है। आपके पास यूकेवीआई का जो आईएलटीएस स्कोर है वो 4 होना चाहिए। तो कई एजेंसी जो है 5 मांगती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका डिजायर्ड स्कोर, जैसे अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ आना चाहते हैं तो आपको चाहिए आईएलटीएस में एकेडमिक में बैंड 7 हर एक मॉड्यूल में। केवल आप राइटिंग में 6.5 लाके भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहा है तो आप आईएलटीएस यूकेवीआई का एकेडमिक एग्जाम देके अगर उसमें आप 4 और 5 बैंड भी ले आते हैं, 4 मिनिमम है, अगर आप जितना ज्यादा लाएंगे उतना अच्छा है, उतना आपके सीवी पे वो असर डालेगा, उतना यहाँ के एम्प्लॉयर को लगेगा कि हाँ यू होल्ड अ गुड लेवल ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर आप आना चाह रहे हैं, आप आईएलटीएस यूकेवीआई देते हैं तो आपके पास बैंड स्कोर जो है 5 और 6 आ जाए। और मुझे लगता है वो मोस्टली आ ही जाता है। बात जहां पर बैंड 5 आईएलटीएस के बैंड 5 और 6 के है तो वो मोस्टली सबका आ ही जाता है। तो ये लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर उनके पास सोशल केयर वर्क एक्सपीरियंस है तो भी वो इस वीज़ा के लिए, केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। अगर आपके पास सोशल केयर का एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, अगर आपके पास वो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो जब आप यहाँ पर एज अ केयर वर्कर वीजा में आते हैं या एज अ सीनियर केयर वर्कर वीजा में आते हैं तो आप हो सकता है आप किसी एनएचएस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो सकता है आप किसी रेजिडेंशियल होम में काम कर रहे हो सकता है आप किसी केयर होम में काम कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर जॉब मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो रोल्स हैं वो डिफाइन होते हैं। तो जब आप एज अ केयर यहाँ पर काम करते हैं तो आपको जो आपका सर्विस यूजर है उसको आपको असिस्ट करना है डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, चाहे उसमें फिर आपका बाथिंग हो जाए, ड्रेस हो जाए, अनड्रेस हो जाए, टॉयलेट्स वगैरह यूज करवाना हो जाए, बेड पेन वगैरह देना हो जाए। तो इन सारी डेली एक्टिविटीज में आपको अपने सर्विस यूजर की हेल्प करनी है। इसके अलावा हो सकता है आपको उनकी फीडिंग में भी हेल्प करनी पड़े। कई बार कितने यहाँ पर जो रेजिडेंशियल होम्स होते हैं उसमें बहुत सारे एल्डरली लोग होते हैं तो उनको फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है आपको उनको अपने हाथों से खिलाना भी पड़े ताकि एस्पिरेशन वगैरह के कोई चांसेस ना हो और उनको उनका ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो मिल सके।
और तीसरा हम अगर बोले तो आपको उनका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, वेट वगैरह ये सब कुछ लेना होता है और डॉक्यूमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, तो आपको ये सब का ध्यान रखना है। इसके अलावा हो सकता है आपको उनके साथ कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़े जिसमें कि आपके सर्विस यूज़र को इंटरेस्ट है। कई बार आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं, उनको लेके आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के आपको उनको हर एक चीज़ में असिस्ट करना है। उनके ओवरऑल कंफर्ट में आप उनको कंफर्टेबल देंगे, लेवल देंगे। और हो सकता है कई बार आपको डोमेस्टिक क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत करनी पड़ जाए, थोड़ा बहुत खाना वाना भी बनाना पड़ जाए। और ये एक सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो एज अ सीनियर केयर वर्कर वीज़ा में आई है। तो वो मुझे बता रही थी कि उसकी जो सर्विस यूज़र है उसको अल्कोहल कंजप्शन की आदत है। तो एक बार उसने उसको बोला कि उसके लिए बाहर से जाके अल्कोहल परचेज करके लाए, और वो लेके आई, उसके लिए परचेज करके लेके आई। हालांकि पैसे जो है वो सर्विस यूज़र ने ही दिए। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आपको अपने सर्विस यूज़र की ओवरऑल वेलबींग में देना है ध्यान। उसके लिए आपको उसकी सारी की सारी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करना है, उनको असिस्ट करना है। इसके अलावा जो भी प्रोफेशनल स्टाफ है जो उसको डील कर रहा है आपके सर्विस यूज़र को, उसके साथ आपको उसको कम्युनिकेट करना है अच्छे से कि क्या क्या आपको सर्विस यूज़र में चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। तो आपको उसके प्रोफेशनल स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करके केयर प्लान में हेल्प करनी है और फिर उस केयर प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो बात हो गई केयरर वर्कर की जो काम करते हैं उनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं सीनियर केयरर वर्कर की, उसके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ आके। तो जो सीनियर केयर वर्कर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसकी जो मैंने केयर वर्कर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, जो जो जॉब्स बताई हैं, वो सब तो सीनियर केयर वर्कर की होती हैं, वो सब उसको करना है। प्लस उसके ऊपर जो है थोड़ी बहुत जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है थोड़ा सीनियर है। तो उसका क्या काम होता है, उसके अंडर कई केयर वर्कर होते हैं, केयर असिस्टेंट होते हैं, जिसको कि उसको मॉनिटर करना होता है, उनकी शिफ्ट पैटर्न का रेगुलेशन करना होता है कि आप भाई तुमने ये वाला रूम देखना है, तुमने इस वाले रेजिडेंट को देखना है, तुमने इसको देखना है। तो ये जो भी मैनेज करेगा ये सीनियर केयर वर्कर करेगा। जो भी केयर वर्कर के काम है उसके अलावा, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है उसको डील करना, किस तरीके से डील करना है, कैसे आगे कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा जो काम है वो सीनियर केयरर का हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सीनियर केयरर को केयरर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, प्लस उसके ऊपर और जिम्मेदारियां होती हैं कि उसको पूरी एक शिफ्ट को मैनेज करना है। जितने भी केयर वर्कर्स हैं उनकी शिफ्ट लगानी है, किसको कौन सा पेशेंट देना है, ये सब कुछ एक सीनियर केयरर के ऊपर होता है। वो उसके अंडर कई सारे केयर वर्कर और केयर असिस्टेंट होते हैं जिसको कि उसको डील करना होता है, ताकि एक जो शिफ्ट है वो स्मूथली चले, जितने भी सर्विस यूजर है उनको कंफर्टेबल और आराम मिल सके। तो ये एक सीनियर केयरर का वर्क है। अब बात करते हैं हम वर्किंग आवर्स की कि कितने वर्किंग आवर्स इनके होते हैं। तो जनरली इनके जो होते हैं 37.5 से लेके 40 आवर्स अ वीक तक होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। कई बार आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, क्योंकि केयर होम में और रेजिडेंशियल होम्स में नाइट शिफ्ट वगैरह भी होती है। पेशेंट्स को मेडिकेशंस वगैरह देनी होती है, ओरल मेडिकेशंस देनी होती है, तो ये सारे काम करने होते हैं। तो ये काम जो है केयरर भी कर सकता है और सीनियर केयरर भी कर सकता है। मेडिसिन वगैरह देना, IM इंजेक्शंस लगाना, ये सब आपके जॉब प्रोफाइल में नहीं होता है। तो अगर आपका वर्किंग आवर की बात करें, हो सकता है आपको लॉन्ग शिफ्ट मिले, लेट शिफ्ट मिले, अर्ली शिफ्ट मिले। अर्ली शिफ्ट होती है सुबह 7:30 बजे से लेकर दिन के 2 या 3 बजे तक, और जो लेट शिफ्ट होती है वो 2 बजे से लेकर रात के 8 या 9 बजे तक होती है। और फिर नाइट शिफ्ट होती है जो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होती है। और एक लॉन्ग डे होता है जो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके वहां पर कौन सी शिफ्ट की अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको 37.5 आवर्स से लेकर 40 आवर्स अ वीक तक काम करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी रिक्वायरमेंट की। तो अगर आप इस वीज़ा पे आते हैं, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पे आते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड डिसाइड किया हुआ है कि इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड सैलरी आपको मिलना ही मिलना है। तो जनरली ये 10.75 पर आवर होती है। कई रेजिडेंशियल होम में ये ज़्यादा भी होती है। फिर अगर आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो उसके इन्हांस्ड पे अलग मिलते हैं, तो उससे आपकी जो सैलरी है वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी जितनी आप नाइट शिफ्ट्स करेंगे। अगर आप बैंक हॉलीडेज में काम करते हैं तो भी आपकी सैलरी जो है इन्हांस्ड होगी, उस दिन का आपको डबल पे रेट मिलता है, तो उसमें भी आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सैलरी मिनिमम मैंने आपको बता दी है, ये होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की कि आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपके पास आपके जो भी सर्टिफिकेट है नर्सिंग से रिलेटेड वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए और एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। अब जॉब ऑफर जो आपके पास होनी चाहिए वो यूके का जो स्पॉन्सर्ड लाइसेंस वाला, जो कि UKVI होम ऑफिस में, मैं आपको एक लिंक देती हूँ, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो UKVI के अंदर लाइसेंस्ड वाला है कि नहीं है, मतलब कि वो वैलिड है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। और जो वही आपको जो है COS देगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए।
इनके अलावा आपके पास टीबी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रहे हैं तो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को यूके की गवर्नमेंट बहुत ही मानती है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी टीबी नहीं है। उसके अलावा आपके पास पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए अपनी कंट्री में, ये होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट में कम से कम मिनिमम £1270 होना चाहिए विद इन 28 डेज। जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पीरियड से लेके विद इन 31 डेज, मतलब आपके पास अकाउंट में £1270 होने चाहिए, मतलब 1,27,000 के करीब आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आपके पास UKVI का IELTS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम बैंड 4, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाईएस्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। UKVI का IELTS एकेडमिक आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। कई अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इनका ना UK NARIC करके एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो अगर आपकी जो भी अब्रॉड में क्वालिफिकेशन है अगर वो इंग्लिश से हुई है, आपका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो भी आप जो IELTS है उसकी जरूरत नहीं है, आप उस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। UK NARIC बोलते हैं, UK ECCTI या फिर NARIC, UK NARIC होता है। इसमें क्या होता है कि वो जो जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। आपके कॉलेज से आपको लिखवाना पड़ता है कि योर मीडियम ऑफ लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, तो अगर ये है उसमें भी आपको फिर फीस वगैरह देनी पड़ती है, एप्लीकेशंस के चार्जेस होते हैं। तो कुल मिला के आपकी ये जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है ये आपको चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि इस जो वीज़ा है इसके बेनिफिट्स क्या है। एयर वर्कर वीज़ा के बेनिफिट्स ये हैं कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल के लिए आप यहाँ पर आते हैं, तो जब एक बार आपको 5 साल यहाँ पर हो जाते हैं फिर आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके 1 साल बाद आप यहाँ के UK की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो वीज़ा फीस है वो कम कर दी गई है। आप जो है एग्जेम्प्टेड हो IHS से, इमिग्रेशन हेल्थ एंड सरचार्ज से आप लोग जो है एग्जेम्प्टेड होते हैं। और फास्ट ट्रैक एंट्री का मतलब ये है कि आप 3-4 हफ्तों के अंदर आप UK में होते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया है, तो फास्ट ट्रैक इसकी एंट्री होती है। इसके अलावा अगर मैं आपके डिपेंडेंट्स के लिए बात करूं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यहाँ लेके आ सकते हैं। आपकी जो भी स्पाउस है उसको आप लेके आ सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा में, उनका भी जो है हेल्थ सरचार्ज जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा। और जो है अगर आपका बच्चे हैं 18 ईयर्स से कम के, वो भी आपके साथ आके रह सकते हैं यहाँ पर, जब तक कि आपका वीज़ा है उनका भी वीज़ा लगा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ अगर फीस की, तो अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो जो आपकी वीज़ा फीस होती है वो है £2.247 पर पर्सन, और अगर आप ज़्यादा मोर देन 3 ईयर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो है £4.479 पर पर्सन। तो ये आपकी वीज़ा की। सबसे बड़ी बात जो आती है अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले जॉब ऑफर होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। तो जॉब ऑफर के लिए आपको UK एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें मैंने आपको 2 वेबसाइट्स दिखाई हैं, जिसमें कि आप डाल के देख सकते हैं कि एलिजिबल UK एम्प्लॉयर कौन है जो आपको रिक्रूट कर सकता है। उसके अलावा मैं बहुत सारी एजेंसीज के आपको दिखाती हूँ, नाम लिख के आप इन एजेंसीज में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं एज अ सीनियर हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पे। यहाँ पर कई सारी एजेंसीज है, जैसे एडवेंटा हो गई, लॉरेक इंटरनेशनल हो गई, किंग्सले हेल्थ केयर हो गया है। इसके अलावा आप जो वेबसाइट्स होती हैं इन पे भी अपना CV बना सकते हैं। आपको अपना CV जो है बहुत अच्छा बनाना है, जिसमें कि आपको अपनी सारी की सारी नर्सिंग बैकग्राउंड या जो भी आपका हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज आपने किया उसके बारे में लिखे, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। आप अपनी हर एक चीज़ उसमें मेंशन करिए, क्या क्या आपने कोर्स किए हुए हैं, कोई सर्टिफिकेट एडिशनल कोर्स आपने किया है। तो जितना अच्छा आपका CV होगा उतना ही जो एम्प्लॉयर है वो इंटरेस्टेड होगा आपको लेने में। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे Indeed.com हो गया, रीड हो गया है, केयर होम हो गया है। इन पे जाके ये वेबसाइट्स जॉब साइट्स होती हैं, इनमें बहुत सारी डेली की डेली वैकेंसीज निकलती है सीनियर केयर वर्कर्स की। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि आपको इन एजेंसीज को कोई भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ सुना है कि वो 30-30 लाख रुपए दे के आते हैं सीनियर केयर वर्कर वीज़ा पे और उनको फिर भी यहाँ पर प्रॉपर शिफ्ट नहीं मिल पाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपकी एजेंसी है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, वो जेन्युइन हो। तो अगर आप अपने गूगल पे टाइप करेंगे UK होम ऑफिस लाइसेंस्ड स्पॉन्सर, तो आपको जितने भी UK होम ऑफिस पे लाइसेंस स्पॉन्सर्स की लिस्ट है वो खुल जाएगी। तो आप देखिए, अब आपको यहाँ पर नीचे जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि आप गवर्नमेंट UK वाली वेबसाइट पे जाके ही खोलिएगा। उसमें आप देखिए आपको व्यू ऑनलाइन दिख जाएगा। जब आप व्यू ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के नाम दिख जाएंगे जो कि UK होम ऑफिस से लाइसेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कॉलचेस्टर में है,
ईस्ट ससेक्स में है। तो आप इनमें से कोई भी कंपनीज को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू फिक्स करा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है चेक करने का, आप यूके टियर स्पॉन्सर co.uk में जाइएगा। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप रिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली केयर होम आप डालेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जितनी भी वैकेंसीज निकली होगी, जितनी भी केयर होम होंगे जो कि स्पॉन्सर्ड लाइसेंस वाले हैं यूके की वेबसाइट पे, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ इनकी वेबसाइट्स भी दे रखी हैं साइड में। तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको डायरेक्ट वो केयर होम की वेबसाइट खुल जाएगी। तो आज की डेट में जैसे अगर अभी आज मैंने खोला है तो आप देख सकते हैं 835 जो है केयर होम्स हैं जो कि लाइसेंस्ड है, और आप हर एक की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं कि किस किस में जॉब जो है निकली हुई है, सीनियर केयर वर्कर की या फिर हेल्थ केयर वर्कर की। इसके अलावा जो मैंने आपको इतनी सारी एजेंसीज बताई है उसमें भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एवेंटा केयर वाली वेबसाइट खोली है, तो इसमें आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट में आप जब जाएंगे तो आपको इसमें दिखेगा इंटरनेशनल रिक्रूटिंग में जाएंगे, आपको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट भी दिखेगा कि ये लोग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करते हैं। जब आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को खोलेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि ये केयर वर्कर्स के लिए भी है और नर्सेस के लिए भी। तो केयर वर्कर्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारा ये है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझाया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, HCA के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, सीनियर केयर के क्या क्राइटेरियाज़। तो आप इसकी वेबसाइट को खोल के ईजिली देख सकते हैं और अपना आप इनमें क्वेरी भी डाल सकते हैं। ये आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। आप मेल डालिए, आप इनको बताइए कि आप इंटरेस्टेड है एज अ हेल्थ केयर सीनियर केयर वर्कर आने में, तो ये आपका इंटरव्यू वगैरह फिक्स करवाएंगे। तो ये एक वेबसाइट ये हो गई है। जो दूसरी एजेंसी मैंने खोली है वो लोरैक इंटरनेशनल करके। जब आप इसका पेज खोलेंगे तो इसमें इन्होंने भी अपने बारे में सब कुछ दे रखा है कि आप कैसे इनसे गेट इन टच हो सकते हैं। आप अपना एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और ये उसके बाद आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप ये लोग भी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को लेते हैं। आप जैसे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है सीनियर केयर वैकेंसी अवेलेबल, जॉब का क्या ओवरव्यू है, क्या क्या आपको काम करने हैं, ये सारी की सारी इसमें इन लोगों ने डिटेल बताई है। उस हिसाब से आप अपना CV वगैरह इनको भेज सकते हैं और अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर थर्ड एजेंसी दिखाई वो है ओवरसीज़ केयर सप्लायर। आप इसमें गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप जब खोलेंगे तो आपको सीनियर केयर जॉब्स का इसमें दिखेगा। काफ़ी सारे इसमें वैकेंसीज़ है, नर्सिंग असिस्टेंट्स की है। जब आप सीनियर केयर जॉब का खोलेंगे तो आपको इसमें पूरी डिटेल दिखेगी कि ये लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे ये डील करते हैं। तो आप इनसे भी मेल वगैरह करके टच में रह सकते हैं। ये देखिए इन्होंने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। स्पॉन्सरशिप इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इन्होंने डाला हुआ है। व्हेन डू आई नीड टू सबमिट UKVI IELTS करके। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। तो आप जैसे जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी कि आपको क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान कि चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपनी मुश्किलें जो हैं उनसे ना घबराकर चलते रहिए अपने पथ पर, जो भी आपको अपना कर्म करना है उसको करते रहिए। और कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए।